दोस्तों MSW 008 का जो खंड 2 है उसका इकाई 3 समूह निर्माण की प्रक्रिया इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले का वीडियो मैंने बना करके पहले से प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आपने अभी तक नहीं सुना है तो आप जा करके उसको सुनिए और समझिए। तो इस वीडियो में हम लोग खंड 2 का जो इकाई 3 है समूह निर्माण और प्रक्रिया, इसको हम लोग सुनने वाले हैं। स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प सामग्री पर बात कर रहे हैं, समूह निर्माण, विकास और निष्पादन की कुंजी। हाँ, बिल्कुल। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये समूह मतलब ग्रुप्स बनते कैसे हैं, उनका विकास कैसे होता है और इसमें ये जो समूह निर्माण या टीम बिल्डिंग है, इसकी क्या भूमिका है। हाँ, और ये स्रोत जो है ये बताता है कि समूह कोई ऐसी चीज नहीं जो बस बन गई और वैसी रही। उनका ना एक पूरा जीवन चक्र होता है। जीवन चक्र मतलब हाँ, जैसे वो पैदा होते हैं, फिर वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं। इसमें कभी कभी टकराव भी होता है, संघर्ष होता है। अच्छा। या कभी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और फिर एक समय आता है जब वो समूह खत्म भी हो जाता है। और ये पूरी यात्रा मतलब ये पूरा सफर लोगों को बहुत गहराई से छूता भी होगा ना, है ना? बिल्कुल। सामग्री यही कहती है कि जो सदस्य हैं उन पर इसका गहरा असर पड़ता है। असल में तो सदस्यता से ही समूह बनता है। आप मेंबर हैं तभी तो ग्रुप है। सही बात है। ये बात दिलचस्प है कि ये सिर्फ बाहरी चीज नहीं, अंदरूनी अनुभव भी है। इसमें एक और एंगल था सामाजिक कार्य वाला। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। ये स्रोत बताता है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो अक्सर समूहों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, लोगों की मदद करने के लिए। एक टूल की तरह? हाँ, एक व्यवस्थित तरीका। सामग्री में इसे नियोजित परिवर्तन गतिशीलता कहा गया है। थोड़ा भारी शब्द है पर मतलब सीधा है। मतलब प्लान्ड, सोचा समझा हुआ। एग्जैक्टली। ये सब अचानक नहीं होता, इसके पीछे बाकायदा प्लानिंग होती है। खासकर जब आपको पता हो कि लक्ष्य क्या है, कैसे काम करना है, एक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, तो प्लानिंग, योजना बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात जिसने मुझे थोड़ा चौंकाया वो समूह की कामयाबी से जुड़ी थी। हाँ, कौन सी बात? सामग्री जैसे इशारा करती है कि समूह कितना सफल होगा, सदस्य कितने खुश रहेंगे। ये सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि समूह चल कैसे रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यहीं पर वो बात आती है तैयारी की, मतलब प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग समूह बनने से पहले? बिल्कुल। शायद सबसे कह सकते हैं काउंटर इंट्यूटिव बात यही है कि समूह की सफलता के बीच असल में सदस्य आने से पहले ही बो दिए जाते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब असली काम बैकग्राउंड में हो रहा है, पर्दे के पीछे। काफी हद तक स्रोत यही कहता है कि जो समूह कार्य करता है वो सदस्यों के आने से पहले ही काफी तैयारी करता है। जैसे कि क्या तैयारी? जैसे लक्ष्य क्या होंगे ये तय करना, किसकी क्या भूमिका हो सकती है इस पर सोचना, एक माहौल बनाना वगैरह। और ये जो शुरुआती तैयारी है ना, इसका सीधा और गहरा असर पड़ता है कि समूह आगे चलकर कितना कामयाब होगा, कैसा परफॉर्म करेगा और सदस्य कितने संतुष्ट होंगे। तो अगर मैं सही समझ रही हूं तो ये जो समूह निर्माण है ये सिर्फ एक शुरुआती कदम नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर पूरा समूह टिकता है। एकदम सही कहा आपने। यही पूरी चर्चा का निचोड़ है, कह सकते हैं कि समूह अच्छे से काम करे इसके लिए सिर्फ बाद की एक्टिविटीज काफी नहीं है। असली चाबी उस शुरुआती तैयारी में है। सदस्य आने से पहले वाली तैयारी, यही प्री प्लानिंग तय करती है कि समूह मिलकर क्या हासिल करेगा, कितना सफल होगा। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये औपचारिक समूहों मतलब फॉर्मल ग्रुप्स में इतनी जरूरी है ये प्री प्लानिंग, हाँ, तो क्या हमारे जो रोजमर्रा के अनौपचारिक समूह होते हैं, जैसे दोस्तों का ग्रुप हो या ऑफिस में साथ काम करने वालों का, हाँ बिल्कुल, वहां भी अगर थोड़ी सी स्पष्टता पहले से हो कि भाई हम साथ क्यों हैं, क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे से क्या उम्मीदें हैं, तो शायद वो अनुभव और बेहतर हो सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है कि थोड़ी सी प्लानिंग या कम से कम थोड़ी सी क्लैरिटी शायद अनौपचारिक ग्रुप्स को भी ज्यादा संतोषजनक बना दे। हाँ, शायद विचार करने लायक बात है ये कि ये समूह या ग्रुप्स आखिर बनते कैसे हैं। वो कौन सी बातें हैं जो लोगों को साथ ले आती हैं और इनके पीछे असल में सोच क्या काम करती है। हाँ, ये काफी दिलचस्प सवाल है। हमारे पास कुछ स्टडीज हैं, कुछ स्रोत हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद करेंगे। पहली बात तो जो सामने आती है वो ये कि भाई समूह का मतलब सिर्फ कुछ लोगों का इकट्ठा हो जाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये अक्सर एक सोची समझी एक तरह की प्रक्रिया से बनते हैं, जहां लोगों की अपनी जरूरतें होती हैं, इच्छाएं होती हैं, या कह लें कि कोई साझा लक्ष्य होता है। सही। और सदस्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब बातचीत होती है, एक दूसरे पर असर डालते हैं। हाँ, और खुद को एक यूनिट मानते हैं, एक इकाई के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। और जब हम ये कहते हैं ना कि तत्वों को जोड़ना,
तो हाँ, लोग तो हैं ही सबसे जरूरी तत्व, हाँ वो तो है ही। पर बाहरी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। जैसे कोई मौका मिल गया साथ आने का, या समाज का कोई दबाव है। अच्छा। और हाँ, साधन क्या उपलब्ध है ये भी देखना होता है। ये कोई अचानक से नहीं होता, ये एक एक्टिव प्रक्रिया है, एक उभार है। अच्छा, तो फिर ये समूह बनते कितने तरीकों से हैं? स्रोत कुछ अलग अलग तरीके बताते हैं। जैसे एक तो है जानबूझकर बनाना, हाँ, सुविचारित निर्माण। मतलब किसी खास मकसद के लिए, जैसे ऑफिस में कोई टीम बना दी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है अपनी मर्जी से बनना, स्वैच्छिक। ये तो बस आपसी पसंद दोस्ती यारी पर आधारित होता है, फ्रेंड्स का ग्रुप जैसे। हाँ, वो तो सबसे आम है शायद। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब बाहर वाले ही हमें ग्रुप का नाम दे देते हैं। अरे हाँ बिल्कुल, बाहरी पद जिसे कहते हैं। जैसे मैनेजमेंट ने कह दिया, ये लो जी ये नई सेल्स टीम है, अब वो लोग खुद को वैसा देखने लगते हैं। सही कहा। और एक और तरीका है हालात की वजह से बनना, परिस्थितिजन्य। मतलब सी हो गई। हाँ, कुछ वैसा। और हाँ, एक और है स्वयं संगठित। ये अक्सर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पनप जाते हैं। अच्छा। छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं अपने आप। अरे वाह, ये तो कई तरह के हो गए। पर कौन सी बातें जो तय करती हैं कि कोई ग्रुप बनेगा या नहीं? क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, इसमें कई चीजें हैं। तो इसी रोजो और कारोले ने जैसे बताया था कि लोगों की अपनी खासियतें बहुत अहम हैं। जैसे उनके विश्वास क्या हैं, उनके मूल्य क्या हैं, उन्हें कितनी सुरक्षा की जरूरत महसूस होती है, और बेशक उनके साझा हित और लक्ष्य, ये सब बहुत मायने लगता है। साथ ही क्या उनमें दूसरों पर असर डालने की इच्छा है, और क्या उन्हें आपस में बातचीत करने, इंटरैक्ट करने का मौका मिल रहा है, ये भी जरूरी है। हाँ, मौके की बात भी सही है। इतना बड़ा है, अच्छा। किस माहौल में, किस कम्युनिटी में बन रहा है, और सदस्यों का बैकग्राउंड क्या है, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, ये सब चीजें। तो मतलब काफी कुछ देखना पड़ता है। हाँ, मोटे तौर पर कहें तो 3 मुख्य पहलू हैं। एक तो लोग खुद, उनके अपने लक्ष्य क्या हैं, उनके पास साधन क्या हैं। दूसरा खुद समूह, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, साइज क्या है। और तीसरा समाज, यानी माहौल, सामाजिक आर्थिक हालात। तो बाहर का दबाव भी है और अंदर की जरूरतें भी, दोनों काम करते हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है कि कैसे बनते हैं, क्या असर डालता है, पर सवाल ये कि लोग ग्रुप बनाते ही क्यों हैं? आखिर क्या मिलता है उन्हें? हाँ, ये बड़ा सवाल है। स्रोत यहाँ 2 मुख्य नजरिए बताते हैं। पहला है क्रियात्मक परिप्रेक्ष्य, फंक्शनल व्यू। फंक्शनल मतलब समूह इसलिए बनते हैं क्योंकि वो हमारी कोई ना कोई जरूरत पूरी करते हैं। जरूरतें? किस तरह की जरूरतें? कई तरह की। देखिए, एक तो जीने के लिए सहयोग चाहिए होता है, वो जरूरत। फिर मनोवैज्ञानिक जरूरतें। अच्छा, जैसे फायरो सिद्धांत बताता है ना कि हम सब चाहते हैं कि हम किसी ग्रुप में शामिल हों, समावेशन, हमारा वहाँ कुछ चले, कुछ कंट्रोल हो, नियंत्रण, और हमें वहाँ अपनापन, स्नेह मिले। ये तो गहरी बात है। हाँ, और जानकारी पाने की जरूरत भी होती है, दुनिया को समझने के लिए, एक सोशल रियलिटी बनाने के लिए। और सामाजिक सहयोग, सोशल सपोर्ट, वो तो है ही एक बड़ा फायदा। अच्छा, ये तो हुआ एक नजरिया। और दूसरा क्या है? दूसरा नजरिया थोड़ा सीधा है। वो कहता है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। यानी कभी कभी ग्रुप सिर्फ इसलिए बन जाते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं बस, और साथ में समय बिताना चाहते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ इसलिए कि चलो यार साथ में मजा आता है। हाँ, कह सकते हो। और इस पसंदगी, इस खिंचाव के पीछे भी कुछ कारण होते हैं। जैसे समानता, अगर हमारे विचार मिलते हैं, हमारा बैकग्राउंड एक जैसा है। हाँ, ये तो होता है। नजदीकी, प्रॉक्सिमिटी, ऑफिस में पास पास बैठते हैं या एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हाँ। पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी, मतलब जो हमें पसंद करते हैं हम भी उन्हें पसंद करने लगते हैं। अच्छा, ये भी है। और हाँ, फिजिकल अट्रैक्शन भी कभी कभी एक रोल प्ले कर जाता है। तो मतलब जरूरतें तो हैं ही, पर ये आपसी पसंदगी भी एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। और कुछ और सिद्धांत भी हैं जो इस पूरी तस्वीर को और साफ करते हैं। बताइए। एक है समरूप या परोक्षी सिद्धांत, प्रोपिनक्विटी थ्योरी। सीधी सी बात, जो लोग भौगोलिक रूप से करीब होते हैं उनमें जुड़ाव की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मैंने कहा, ऑफिस में बगल वाली डेस्क या पड़ोस। हाँ, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। फिर एक है सामाजिक विनिमय सिद्धांत, सोशल एक्सचेंज थ्योरी। ये क्या कहता है? ये थोड़ा हिसाब किताब वाला नजरिया है। ये कहता है कि हम रिश्तों को फायदे नुकसान की नजर से देखते हैं। मतलब इस ग्रुप में रहने की लागत क्या है और फायदा क्या मिल रहा है। ओह, जैसे क्या मुझे अच्छे दोस्त मिल रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, ये फायदा हुआ, या मेरा बस टाइम खराब हो रहा है, बहुत झगड़े होते हैं, ये लागत हुई। अगर फायदा लागत से ज्यादा है तो हम रहेंगे।
अच्छा, मतलब एक तरह का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। फिर एक है संतुलन सिद्धांत, बैलेंस थियरी। ये कहता है कि अगर हमारी रुचियां, हमारे लक्ष्य किसी से मिलते हैं तो उनके प्रति एक खिंचाव महसूस होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है समजातीयता, यानी होमोफिली। होमोफिली? हाँ, इसका मतलब है कि लोग अक्सर अपने जैसे लोगों की तरफ ज्यादा खिंचते हैं। अपने जैसे मतलब जिनकी नस्ल, उम्र, जेंडर, शिक्षा का स्तर या सोचने का तरीका मिलता जुलता हो। और इसी वजह से जो ग्रुप अपने आप बनते हैं ना, स्वयं संगठित वाले, हाँ, वो अक्सर होमोजीनियस होते हैं। उनमें ज्यादातर एक जैसे लोग ही होते हैं। अच्छा। तो ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि समूह कैसे बनेगा, क्यों बनेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये समूह बनना कोई सीधी सादी घटना बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें लोगों की अपनी जरूरतें हैं, उनकी आपसी पसंद नापसंद है, बाहरी हालात हैं, समाज का दबाव है, और हाँ, कभी कभी तो जानबूझकर प्लानिंग करके भी ग्रुप बनाए जाते हैं। ये तो वाकई एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है। हाँ, एकदम सही कहा। और चलिए आखिर में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। जैसा कि हमने बात की और स्रोत भी बताते हैं कि समूह अक्सर समजातीय होते हैं, होमोजीनियस, मतलब उनमें समानता ज्यादा होती है, विविधता शायद कम। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया जो इतनी विविध है, इतनी डाइवर्स है, उसमें समूहों का ये एक जैसा होने का जो ट्रेंड है, ये उनकी असरदारिता पर, मतलब उनकी इफेक्टिवनेस पर, उनके लक्ष्य हासिल करने की क्षमता पर और समाज पर उनकी ओवरऑल असर पर कैसा प्रभाव डालता होगा। ये वाकई सोचने वाला सवाल है। विविधता अच्छी है या समानता ग्रुप को ज्यादा मजबूत बनाती है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है। सामाजिक समूह कार्य की, यानी ग्रुप में साथ मिलकर काम करने की। हाँ, और खास तौर पे कि असरदार कैसे होता है, मतलब इसकी बनावट, इसकी तैयारी। बिल्कुल, बदलाव लाने का ये एक जरिया तो है, पर सवाल है कि इसे कामयाब कैसे बनाया जाए। आज हम इसी की तह में जाएंगे, सामाजिक समूह कार्य संरचना एवं नियोजन किताब के कुछ हिस्सों की मदद से। तो शुरू करें? हाँ, सबसे पहले ये सामाजिक समूह कार्य है क्या? क्या ये बस कुछ लोगों का यूं ही साथ आ जाना है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये एक मकसद के साथ, मतलब एक उद्देश्य के साथ सोच समझकर बनाया गया ढांचा होता है। ढांचा किस लिए? लोगों की मदद करने के लिए, उनके सामाजिक जीवन में या किसी खास परेशानी से निपटने में। ये बस भीड़ नहीं है, ये एक प्लान की हुई प्रक्रिया है। अच्छा, यानी एक इरादे से बनाया गया समूह। हाँ। और ये कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है आमतौर पर? अरे, ये आपको कई जगहों पे मिलेगा, जैसे सामाजिक संस्थाएं हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं। समूह अक्सर ना किसी खास जरूरत या किसी मिलती जुलती परिस्थिति के आसपास बनते हैं। जैसे सोचिए, अस्पताल में मान लीजिए मिर्गी के मरीज हैं या कोई सर्जरी वाले मरीज हैं, उनका एक ग्रुप बन सकता है। या स्कूल में अति सक्रिय बच्चे हैं या कोई और व्यवहार की समस्या वाले बच्चे, उनका समूह। या फिर मान लीजिए पेरेंट्स हैं जो बच्चों की दिक्कतों से जूझ रहे हैं, उनका एक ग्रुप। अच्छा। या मोहल्ले के लोग हैं जो किसी सामुदायिक मुद्दे पर काम कर रहे हैं। तो हर समूह की जरूरत, उसका माहौल सब अलग होता है। समझ गया, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं प्लानिंग पर। इसे कामयाब बनाने के लिए ये तैयारी, ये योजना बनाना कितना जरूरी है? क्या बिना ज्यादा सोचे समझे शुरू कर सकते हैं? देखिए, कर तो सकते हैं, पर कामयाबी की गारंटी नहीं होती। असल में ये बहुत जरूरी है। बिना प्लानिंग के समूह अक्सर बिखर जाते हैं या उनका कोई खास फायदा नहीं होता। तो प्लानिंग में क्या क्या आता है, मतलब क्या सोचना होता है? कई चीजें। सबसे पहले तो ये समझना कि जरूरत क्या है, असल प्रॉब्लम है क्या जिसके लिए ग्रुप बन रहा है। ठीक। फिर ग्रुप का मकसद क्या होगा, एकदम साफ, क्या हासिल करना चाहते हैं हम। फिर ये तय करना कि सदस्य कौन होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा। हाँ, ये सदस्यों वाला पॉइंट दिलचस्प है। बिल्कुल। फिर ये भी कि ग्रुप कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, और सबसे जरूरी कि ग्रुप में होगा क्या, मतलब एक्टिविटीज क्या होंगी, किस बारे में बात होगी। ये सब सुनने में तो एकदम लॉजिकल लगता है, पर क्या हमेशा इतना टाइम और रिसोर्स होता है? मान लीजिए कोई इमरजेंसी है। हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। कई बार दबाव होता है, वक्त कम होता है, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ी बहुत, मतलब बुनियादी योजना भी बहुत मदद करती है। बिल्कुल बिना सोचे करने से तो बेहतर ही है। सही बात है। तो आपने सदस्यों की बात की, वहीं आते हैं। ये कॉम्पोजिशन, मतलब सदस्यों का चुनाव, ये कैसे होता है?
क्या कोई बेस्ट तरीका है? क्या सब एक जैसे होने चाहिए? हाँ, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। एक तरह से बैलेंस बनाना पड़ता है। बैलेंस किस तरह का? देखिए, सिद्धांत ये कहता है कि ग्रुप में थोड़ी समानता होनी चाहिए, समरूपता जिसे कहते हैं, खासकर ज़रूरत या प्रॉब्लम के मामले में, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर सकें, उन्हें लगे कि हाँ, ये भी मेरी तरह ही है। अच्छा, ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करें। बिल्कुल। लेकिन अगर सब बिल्कुल एक जैसे होंगे तो शायद कुछ नया सीखने को न मिले। इसलिए थोड़ी भिन्नता यानी विषमता भी अच्छी होती है। अच्छा, वो कैसे? अलग अलग अनुभव वाले लोग, अलग नजरिए वाले लोग वो चर्चा को ज्यादा रिच बनाते हैं, एक दूसरे से सीखने को मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे ग्रुप को चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मतलब थोड़ी मुश्किल लेकिन ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे सदस्यों का बर्ताव कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, वो खुद कितने मोटिवेटेड हैं ग्रुप में आने के लिए। हाँ, ये भी जरूरी होगा। बहुत जरूरी। जैसे थेरेपी वाले ग्रुप्स होते हैं ना, उनमें तो अक्सर सदस्यों को चुनने से पहले काफी लंबी बातचीत या इंटरव्यू भी होते हैं। अच्छा। और हाँ, ग्रुप का साइज, कितने लोग होंगे, वो भी बहुत मायने रखता है। कितना साइज ठीक रहता है? आमतौर पर कहते हैं कि 5 से 10 सदस्य ठीक रहते हैं, पर यह भी ग्रुप के मकसद पर निर्भर करता है। बहुत बड़ा ग्रुप होगा तो सबको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बहुत छोटा होगा तो शायद वो भिन्नता न मिले जिसकी हम बात कर रहे थे। वाह, मतलब ग्रुप शुरू करने से पहले ही इतनी सारी चीजों पर गौर करना पड़ता है। जी हाँ। तो जब कोई सोशल वर्कर ये सब प्लान कर रहा होता है तो कौन से मुख्य सवाल हैं जो उसे खुद से पूछने चाहिए, मतलब चेकलिस्ट जैसा कुछ? हाँ बिल्कुल, कुछ बुनियादी सवाल हैं जो दिमाग में रखने चाहिए। जैसे पहला तो यही कि क्या सच में इस प्रॉब्लम या सिचुएशन के लिए ग्रुप बनाना ही बेस्ट तरीका है या कोई और तरीका बेहतर रहेगा। दूसरा, क्या हमारे पास जरूरी रिसोर्स हैं, मतलब टाइम है, सही जगह है, और क्या वर्कर के पास वो स्किल्स हैं जो ग्रुप चलाने के लिए चाहिए। ये भी जरूरी है। बिल्कुल। फिर ग्रुप का खास मकसद क्या होगा और ये मकसद तय कौन करेगा, एजेंसी करेगी, वर्कर खुद करेगा या सदस्य मिलकर करेंगे। अच्छा। सदस्य कैसे चुने जाएंगे, क्या वो अपनी मर्जी से आएंगे या उन्हें चुनकर लाया जाएगा, या क्या उनका आना जरूरी होगा। ग्रुप कितने टाइम तक चलेगा, हफ्ते में कितनी बार मिलेगा। और एक और बात, क्या बाहर के लोगों से, मतलब कोई अधिकारी या कोई और संस्था, उनसे कोई परमिशन लेने की जरूरत है या उनके सहयोग की जरूरत है। ठीक है, ये सारे सवाल सोचने से प्लानिंग काफी हद तक हो जाएगी। हाँ, ये एक अच्छी शुरुआत देते हैं। तो निचोड़ क्या निकलता है? यही कि सामाजिक समूह कार्य, ये ग्रुप वर्क असरदार तो हो सकता है, बहुत ताकतवर भी, लेकिन ये अपने आप नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी कामयाबी के पीछे एक सोची समझी प्लानिंग, एक सही ढांचा, ये सब होना बहुत जरूरी है। सिर्फ लोगों को एक कमरे में जमा कर देना काफी नहीं है, उनके लिए एक मकसद वाला माहौल बनाना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते मैं एक ख्याल छोड़कर जाना चाहूंगी। हाँ, बताइए। आज हमने फॉर्मल ग्रुप्स की बात की जिनकी प्लानिंग होती है, स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जरा सोचिए हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कितने सारे अनौपचारिक समूह होते हैं। हमारे दोस्त, हमारा परिवार, ऑफिस के साथी। हाँ, होते तो हैं। क्या वो भी कुछ ऐसे ही काम नहीं करते? एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे से सीखना। हाँ, करते तो हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इन फॉर्मल ग्रुप्स के जो सिद्धांत हैं, जैसे मकसद साफ रखना, एक दूसरे को स्पेस देना, शायद थोड़ी प्लानिंग, क्या इनमें से कुछ चीजें हम अपने इन रोजमर्रा के इनफॉर्मल ग्रुप्स में भी लागू कर सकते हैं? दिलचस्प सवाल है। क्या थोड़ी सी जागरूकता या स्ट्रक्चर की समझ हमारे इन अनौपचारिक रिश्तों को, इन ग्रुप्स को भी और बेहतर और सपोर्टिव बना सकती है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने। समूह निर्माण की प्रक्रिया पर, मतलब ग्रुप्स बनते कैसे हैं। हमारे पास कुछ सामाजिक समूह कार्य पर आधारित जानकारी है जिसमें ये बताया गया है कि भाई समूह बनता कैसे है और इसमें सोशल वर्कर की भूमिका क्या होती है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि समूह बनाने के पीछे असल में सोच क्या है और क्या चीजें जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि समूह बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। जो हमारे पास जानकारी है वो ये बताती है कि ये तब बहुत काम आता है जब कई लोग एक जैसी, मतलब मिलती जुलती स्थिति का सामना कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के माता पिता हैं, उनके लिए एक समूह बहुत मददगार हो सकता है। वो एक दूसरे से सीख सकते हैं, सहारा दे सकते हैं। सही बात है।
या फिर जैसे किशोर है ना, उनके विकास की अवस्था एक जैसी होती है, तो एक पॉजिटिव ग्रुप उनके लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे कोई सामाजिक बदलाव लाना हो, मान लीजिए साफ सफाई पर या शिक्षा पर, हाँ, या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो, जैसे वो स्वयं सहायता समूह होते हैं ना, लघु ऋण के लिए। हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो भी तो समूह ही हैं। तो मतलब कई वजह हो सकती हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो सामने आती है वो ये है कि समूह बनाने से पहले उसका उद्देश्य, उसका पर्पस बिल्कुल साफ होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि आखिर ये समूह बन क्यों रहा है। अच्छा, यही पहला कदम है। और अगर मान लीजिए पहले से कोई समूह बना हुआ है, उसके साथ काम करना है, तो भी उसके जो व्यापक उद्देश्य हैं उनको समझना पहला काम है। ठीक है, तो उद्देश्य तय हो गया। अब इसके बाद फिर आता है समूह का संयोजन, है ना। मतलब उसमें लोग कौन होंगे, ये कैसे तय होता है। ये तो मुश्किल लगता है थोड़ा। हाँ, ये है, ये एक महत्वपूर्ण फेज है। इसमें कई सवाल हैं, जैसे क्या ये सिर्फ महिलाओं का समूह होगा या सिर्फ पुरुषों का, या फिर मिला जुला मिक्स्ड ग्रुप होगा। और ये भी कि सदस्य कहाँ से होंगे, अलग अलग इलाके, धर्म, भाषा, हाँ, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, मतलब उनका बैकग्राउंड कैसा होगा, ये सब सोचना पड़ता है। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि जैसे भारतीय समाज में सोर्स बताते हैं कि जेंडर मिक्स्ड ग्रुप हमेशा आसानी से एक्सेप्ट नहीं होते। सही कहा। जब तक कि कोई खास वजह ना हो, जैसे कोई फैक्ट्री है या कोई खास काम है, नहीं तो आमतौर पर अलग अलग लिंग के समूह ज्यादा चलते हैं। तो मतलब समूह में कौन लोग हैं, इसका सीधा असर पड़ता है कि वो काम कैसे करेगा और नतीजे क्या होंगे। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा सवाल है कि सदस्यों को चुनेगा कौन। हाँ, ये भी अहम है, क्योंकि अगर मान लीजिए गलत लोग आ गए समूह में जो फिट नहीं बैठते, तो उनको नुकसान हो सकता है, या फिर वो शायद समूह छोड़ दें। अच्छा, यहीं पर एक और सवाल आता है समूह का आकार, मतलब साइज कितना होना चाहिए। हाँ, कितने लोग हो इन ग्रुप में। इसका कोई एक नंबर नहीं है, ये निर्भर करता है कि समूह का उद्देश्य क्या है और सदस्यों के बीच किस तरह की बातचीत, किस तरह का इंटरैक्शन जरूरी है। मतलब न बहुत बड़ा हो कि कोई बोल ही न पाए, और ना इतना छोटा कि विचारों की विविधता ही न रहे। एक संतुलन साधना होता है। समझ गई। तो उद्देश्य, बनावट, आकार, ये सब हो गया। अब अगला सवाल, इन लोगों को ढूंढे कैसे, संभावित सदस्य मिलेंगे कहाँ। हाँ, उनकी पहचान कैसे की जाए, इसके भी कई तरीके हैं। जैसे स्कूलों या अस्पतालों के रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं। अच्छा, सर्वे की लिस्ट होती हैं, वो देखी जा सकती हैं। विज्ञापन भी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, विज्ञापन देना, चाहे वो बोलकर हो, पर्चे बांटकर हो, या अखबार में, और या फिर जो समुदाय के नेता हैं या पार्षद वगैरह हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। कभी कभी तो उन जगहों पर जाना पड़ता है जहां ऐसे लोग मिल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इन स्रोतों में एक चीज पर बहुत जोर दिया गया है, वो है समूह पूर्व संपर्क, प्री ग्रुप कॉन्टैक्ट। समूह पूर्व संपर्क, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि समूह शुरू होने से पहले संभावित सदस्यों से मिलना, और इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि सही सदस्य चुनना है और उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना है कि वो समूह में भागीदारी करें। अच्छा, ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं है, बल्कि एक तरह की मानसिक तैयारी भी है। बिल्कुल। इसके लिए कई बार मिलना पड़ सकता है। इन मुलाकातों में बताया जाता है कि समूह कैसा होगा, कब तक चलेगा, कितनी बार मिलेंगे, वगैरह वगैरह। और खासकर अगर बच्चों या युवाओं का समूह है, तब तो उनके माता पिता से बात करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। हाँ, ये तो है। इसी तैयारी का एक और हिस्सा है समूह पूर्व साक्षात्कार, प्री ग्रुप इंटरव्यू। ये क्यों जरूरी है। ये भी बहुत अहम है। इससे सदस्य को ये समझने में मदद मिलती है कि समूह में उनकी भूमिका क्या होगी, समूह काम कैसे करेगा। अगर कोई थेरेपी ग्रुप है तो ये जानना जरूरी है कि सदस्य की समस्या कितनी गंभीर है, क्या वो समूह के लिए ठीक रहेगा। अच्छा, आकलन के लिए। हाँ, आकलन के लिए। और साथ ही जो कार्यकर्ता है उसे भी सदस्य की सोच, उसकी जरूरतें, उसकी क्षमताएं, इन सब का अंदाजा लगता है। सही। और शायद इन्हीं शुरुआती मुलाकातों में कुछ नियम भी तय हो जाते होंगे। बिल्कुल। कुछ बुनियादी सिद्धांत जैसे गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, कि समूह की बातें समूह में ही रहेंगी। हाँ, और लोकतांत्रिक भागीदारी, मतलब सबको अपनी बात कहने का बराबर मौका मिलेगा। ये विश्वास बनाने के लिए बहुत जरूरी है। एकदम। तो आप देखें, ये पूरी प्रक्रिया कितनी विस्तृत है। समूह बनाना एक पूरी योजना की तरह है। उद्देश्य, बनावट, सदस्य कैसे चुने जाएंगे, उन तक पहुंचेंगे कैसे, उन्हें तैयार कैसे करेंगे, सब कुछ पहले से सोचा समझा होना चाहिए। हाँ, हर कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा सोर्स कहते हैं,
पहली बैठक ही आगे का रास्ता तय कर देती है। तो अगर हम सार निकालें तो ये है कि समूह बनाना सिर्फ कुछ लोगों को इकट्ठा करना नहीं है। ये एक बहुत सोची समझी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्य से लेकर सदस्य चुनने, उन्हें तैयार करने और पूरी योजना बनाने तक हर चीज का अपना महत्व है। बिल्कुल, ये दिखने में जितना सरल लगता है उतना है नहीं, काफी गहरा काम है ये। हाँ, ये तो है। इस सारी चर्चा के बाद शायद एक विचार सोचने लायक है। हम सब किसी न किसी समूह का हिस्सा होते हैं, है ना? चाहे वो ऑफिस में हो, अपने मोहल्ले में या परिवार में ही। हाँ, बिल्कुल। तो क्यों ना हम अपने किसी समूह के बारे में सोचें और देखें कि आज हमने जिन बातों पर चर्चा की, जैसे उद्देश्य, बनावट, सदस्य कैसे जुड़े, उन्होंने उस समूह की डायनामिक्स और उसकी सफलता को कैसे प्रभावित किया होगा। दिलचस्प सवाल है। शायद इससे हमें इन प्रक्रियाओं का असली असर और महत्व थोड़ा और बेहतर समझ में आए कि समूह यानी ग्रुप्स कैसे बनते हैं, मतलब उनके पीछे के सिद्धांत क्या हैं, तरीके क्या हैं। हाँ, और हमारे पास एक गाइडलाइन है, समूह निर्माण, अभ्यास के सिद्धांत और मार्गदर्शन। बिल्कुल, उसी से कुछ खास बातें निकालकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक असरदार, कामयाब ग्रुप बनाने के लिए क्या-क्या ध्यान में रखना होता है। सही। तो अक्सर ऐसा लगता है ना कि ग्रुप बनाना मतलब बस कुछ लोगों को इकट्ठा कर दिया। हाँ, आमतौर पर यही सोच होती है। पर ये गाइडलाइन कहती है कि नहीं, ये एक सोची समझी प्रक्रिया है, एक कला है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। जरूर। पहली बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी, जिस पर हम शायद कम ध्यान देते हैं, वो है कि जो ग्रुप चला रहा है, जो कार्यकर्ता है, उसका खुद सहज होना कितना जरूरी है। हाँ, और अपनी काबिलियत, अपनी स्किल्स बढ़ाते रहना। बिल्कुल। हम अक्सर सीधे तरीकों पर, मेथड्स पर चले जाते हैं, पर ये तैयारी, ये तो पहली सीढ़ी है। ये को यूं समझ लीजिए नींव है। अगर कार्यकर्ता खुद ही सहज नहीं है समूह के साथ, हाँ, या उसे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा नहीं है, तो वो ग्रुप को प्रभावी ढंग से कैसे गाइड करेगा। सही बात है। विश्वास और वो जो भागीदारी का माहौल होता है ना, हाँ, बिल्कुल। वो तभी बनता है जब लीड करने वाला खुद स्थिर और कुशल हो। और इसमें एक और बात कही गई है कि अगर जरूरत लगे तो मदद मांग लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। किसी सह कार्यकर्ता से या ज्यादा अनुभवी व्यक्ति से इसमें हिचकना नहीं चाहिए। अच्छा। ये दिखाता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, वो जो प्रैक्टिकल अनुभव होता है वो कितना अहम है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं प्लानिंग पर। गाइडलाइन कहती है कि प्लानिंग तो जरूरी है, पर उसमें लचीलापन और थोड़ी क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा विरोधाभासी लग सकता है। वही तो, कि प्लान भी करो और फिर आजाद भी रहो, ये कैसे होगा? इसलिए ताकि एक दिशा रहे, पता हो कि करना क्या है, जाना किधर है। ठीक है। लेकिन उसे इतना कठोर नहीं बनाना कि वो बदले ही ना। ओके। वजह यह है, जैसा गाइडलाइन में कहा गया है, सेवार्थी के स्वयं निर्धारण अधिकार का सम्मान करना। अच्छा, मतलब ग्रुप के सदस्यों की भी सुननी है। बिल्कुल, उन्हें लगना चाहिए कि उनकी बात सुनी जा रही है, वो भी फैसले का हिस्सा है। तो लचीलापन और क्रिएटिविटी कार्यकर्ता को मदद करते हैं कि वो ग्रुप की बदलती जरूरतों, सदस्यों के मूड, उनकी प्रतिक्रियाओं के हिसाब से ढल सके। समझ गई। मतलब प्लान एक गाइड की तरह हो, जेल की तरह नहीं। बिल्कुल सही कहा। और एक चीज जिस पे ये गाइडलाइन बार बार जोर देती है वो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सब कुछ खुला खुला हो, ग्रुप का मकसद साफ बताओ, कोई छिपी हुई बात ना हो। बिल्कुल। खासकर उन ग्रुप्स के लिए ये और भी जरूरी हो जाता है जहां लोग अपनी मर्जी से नहीं आते। हाँ, जिन्हें अस्वैच्छिक समूह कहा गया है, मतलब जिन्हें शायद किसी नियम या जरूरत की वजह से शामिल होना पड़ रहा है। उनके लिए तो ये जानना और भी जरूरी है कि यहाँ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। एकदम। पारदर्शिता जो है ना, वो भरोसे की पहली सीढ़ी है। गाइडलाइन साफ कहती है कि मकसद छिपाना या उसे मतलब तोड़ मरोड़ कर बताना, हाँ, घुमा फिरा के, वो अविश्वास पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है, और ये नैतिक रूप से भी सही नहीं है। सही बात है। जब सदस्यों को, खासकर उनको जो शायद मजबूरी में है, उन्हें जब साफ पता होता है कि ये ग्रुप क्यों है, उनसे क्या उम्मीद है, तभी वो शायद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और इसी भरोसे के लिए कार्यकर्ता की भूमिका भी साफ होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। और सदस्यों के साथ एक तरह का समझौता, मतलब एक आपसी समझ बनाना कि नियम क्या होंगे, कौन क्या करेगा, ये सब पारदर्शिता का ही हिस्सा है। इन मुख्य बातों के अलावा गाइडलाइन में कुछ और प्रैक्टिकल चीजें भी हैं, जैसे संस्था का सहयोग मिलना, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, सदस्यों की भावनाओं को समझना, उनके प्रति हमदर्दी रखना, मीटिंग की जगह, समय, ये छोटी छोटी बातें भी तो मायने रखती हैं। बहुत ज्यादा।
संक्षेप में कहें तो एक कामयाब ग्रुप बनाने के लिए कई चीजें एक साथ चाहिए। कार्यकर्ता की अपनी तैयारी, उसका आत्मविश्वास, एक साफ पर लचीली योजना, पूरी ईमानदारी, खुलापन। हाँ, और सदस्यों की भावनाओं और जरूरतों को समझने की संवेदनशीलता, और साथ में संस्था का सपोर्ट। सही। ये सिर्फ एक ढांचा खड़ा करना नहीं है, बल्कि उसमें मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर बात ये निकले कि एक अच्छा असरदार ग्रुप बनाना कोई तुक्के का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ठोस सिद्धांत है और जो कार्य करता है उसका बहुत सचेत प्रयास लगता है। एकदम। ये एक सोची समझी कौशल वाली बात है। और ये सब सोचते हुए एक सवाल मेरे मन में आता है। बताइए। गाइडलाइन इस पर बहुत जोर देती है कि कार्यकर्ता को बहुत कुछ पता होना चाहिए, जैसे संस्था का मिशन क्या है, समाज में क्या दिक्कतें चल रही हैं, अलग अलग तरह के लोगों को ग्रुप में कैसे संभालना है, सांस्कृतिक बातों का ध्यान रखना। हाँ, काफी लंबी लिस्ट है जरूरी ज्ञान की। तो सवाल ये है कि एक कार्यकर्ता इतने सारे अलग अलग विषयों में अपनी समझ को हमेशा ताज़ा और प्रासंगिक कैसे बनाए रख सकता है। ये तो चुनौती है, खासकर तब जब हर ग्रुप अलग होता है, हर सदस्य की अपनी कहानी होती है। सही बात है। ये लगातार सीखते रहने और खुद को बदलते रहने की एक ज़रूरत है। शायद इस पर हमें आगे और सोचने की ज़रूरत है कि ये कैसे संभव हो पाता है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद आगे भी बात हो सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई टीम या ग्रुप कामयाब क्यों होता है या क्यों उसमें दिक्कतें आती हैं। इसी सिलसिले में आज हम देख रहे हैं सिद्दीकी का काम, जो समूहों यानी ग्रुप्स के अंदरूनी कामकाज के कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डालता है। इसमें 10 आयामों का जिक्र है, पर हम ना कुछ सबसे दिलचस्प और जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उन पहलुओं पर गौर करेंगे ताकि समझ सकें कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बातों से। सदस्य एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, मतलब अंतर संबद्धता, और उनके बीच बातचीत कैसे होती है, यानी संचार। ये तो किसी भी ग्रुप की नींव लगते हैं ना। हाँ, ये बुनियाद तो है ही, लेकिन सिद्दीकी के विश्लेषण में ना थोड़ी गहराई है। सिर्फ जुड़ाव होना काफी नहीं है। जुड़ाव किस तरह का है, क्या वो दोस्ती वाला है या सिर्फ काम का है या कोई मजबूरी का। इसी तरह संचार, वो सिर्फ जानकारी देना लेना नहीं है। क्या बातचीत खुलकर होती है या सब बस फॉर्मल है। क्या जो कहा नहीं जाता वो ज्यादा मायने रखता है। ये चीजें ग्रुप के भरोसे पर, उसके माहौल पर सीधा असर डालती हैं। और कभी कभी तो जो कनेक्शन कमजोर लगते हैं ना, वो भी नई जानकारी लाने में बड़े काम के साबित होते हैं। हाँ, ये तो दिलचस्प है। अच्छा, फिर आते हैं उस गोंद पर जो ग्रुप को जोड़े रखता है, जिसे स्रोत में लगाव कहा गया है। और इसके साथ ही देखते हैं असहमतियों या टकराव को, मतलब विरोध। इन दोनों के रिश्ते के बारे में क्या कहा गया है? देखिए, लगाव यानी वो जो आपसी जुड़ाव है वो हमेशा अच्छा हो जरूरी नहीं। कई बार बहुत ज्यादा जुड़ाव ग्रुप को नई सोच से रोक सकता है, जिसको ग्रुप थिंक कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। सब एक जैसा सोचने लगते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है विरोध या टकराव। इसको अक्सर बुरा माना जाता है, पर सिद्दीकी का काम इशारा करता है कि सही तरह का विरोध जरूरी है। अगर असहमति मुद्दों पर हो, लोगों पर नहीं, और उसे संभालने का तरीका ठीक हो, मतलब अच्छा संचार हो, तो ये ग्रुप को बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। बिना विरोध के तो ग्रुप में क्या कहते हैं, ठहराव आ सकता है। तो मतलब थोड़ी बहुत हेल्वी बहस जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं नेतृत्व की। ये तो समझ आता है कि कोई लीडर होता है, दिशा देता है, लेकिन इसका सामाजिक नियंत्रण से क्या लेना देना है? ये सामाजिक नियंत्रण सुनने में थोड़ा सख्त सा लगता है, जैसे कोई जबरदस्ती नियम मनवा रहा हो। हाँ, शब्द थोड़ा भारी जरूर लग सकता है, पर सिद्दीकी के संदर्भ में सामाजिक नियंत्रण का मतलब सिर्फ सजा या दबाव नहीं है। ये ज्यादातर ग्रुप के अपने बनाए हुए कायदे कानून यानी सिद्धांत और उम्मीदों से जुड़ा है, जो अक्सर लिखे हुए नहीं होते। अच्छा, जैसे मीटिंग में टाइम पर आना है, किसकी बात को कितना वजन देना है, मजाक किस हद तक चलेगा, इस तरह की चीजें। और नेतृत्व का स्टाइल जो है वो इन अलिखित नियमों को बहुत प्रभावित करता है। एक बॉस शायद सीधे सीधे नियम बता दे, जबकि दूसरा लीडर ऐसा माहौल बना सकता है जहां ग्रुप खुद ही सही बर्ताव तय कर ले। ये नियंत्रण अक्सर बहुत महीन होता है, दिखता नहीं, पर ग्रुप की संस्कृति यही बनाता है। समझ गई। तो ये सारे आयाम, जुड़ाव, बातचीत, टकराव, लीडरशिप, नियम, ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर असर डालते हैं। यही शायद इस विश्लेषण का निचोड़ है। बिल्कुल। असली समझ इसी बात में है कि ये सब एक जटिल जाल की तरह काम करते हैं। एक सिस्टम है पूरा।
लीडरशिप का तरीका तय करेगा कि लोग खुलकर बात करेंगे या नहीं। मतलब संचार कैसा होगा, बातचीत खुलकर होगी तो स्वस्थ विरोध यानी टकराव सामने आ पाएगा या दब जाएगा। विरोध कैसे संभाला जाता है, इससे ग्रुप का आपसी जुड़ाव, वो लगाव तय होगा। और ये सब मिलकर तय करते हैं कि ग्रुप समय के साथ कैसे सीखता है, कैसे बदलता है, मतलब समूह विकास, और कितने अच्छे फैसले लेता है यानी निर्णय करना। ये एक डायनामिक सिस्टम है, लगातार चलता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई टीम संघर्ष कर रही है तो सिर्फ किसी एक व्यक्ति को दोष देने के बजाय हमें इस पूरे सिस्टम को देखना चाहिए, इन आयामों के आपसी खेल को समझना चाहिए। जैसे हो सकता है टीम में जुड़ाव तो बहुत हो, पर लीडरशिप का स्टाइल ऐसा हो कि कोई नई बात कहने से डरे, जिससे फिर अच्छे फैसले ना हो पाए। ऐसा हो सकता है। सही कहा, बिल्कुल हो सकता है। इस नजरिए से देखने पर हमें असली वजह समझ आ सकती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। अपने रोजमर्रा के ग्रुप्स में भी, चाहे वो ऑफिस की टीम हो, दोस्तों का सर्कल हो या परिवार ही क्यों ना हो, उनमें भी इन डायनामिक्स को पहचानने की कोशिश करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इससे हमें चीजें बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिल सकती है। वाकई सोचने का एक नया नजरिया मिला है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, अपने किसी जाने पहचाने ग्रुप के बारे में अगर सोचें तो उसमें इन चीज़ों का जो ताना बाना है, बातचीत का तरीका, टकराव से निपटने का अंदाज, लीडरशिप का असर, इनमें से कौन सी चीज़ आपको उस ग्रुप के रोज़मर्रा के कामकाज पर सबसे ज़्यादा हावी लगती है? और अगर उसमें ज़रा सा बदलाव करें तो क्या हो सकता है? इस पर सोचना यकीनन दिलचस्प आज होगा। हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, समूह प्रक्रिया। मतलब कि ग्रुप्स असल में काम कैसे करते हैं। जी बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास सिद्दीकी की 2011 की किताब है, समूह प्रक्रिया के आयाम। इससे कुछ खास बातें ली हैं हमने। हाँ, ये किताब काफी गहराई से बताती है। आज का मकसद यही समझना है कि समूहों के अंदर वो कौन सी मुख्य गतिविधियां होती हैं, वो कौन से आयाम हैं। सोचिए, हम सब कहीं ना कहीं समूहों का हिस्सा तो हैं ही। बिल्कुल, काम पर, दोस्तों में, परिवार में भी। हाँ, तो इसे समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो सिद्दीकी ने इसमें 10 मुख्य गतिविधियां बताई हैं। मतलब 10 ऐसी चीजें जो लगभग हर समूह में चलती रहती हैं। 10, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं ये, जरा संक्षेप में बताएंगे? हाँ, देखिए, पहली है अंतर संबद्धता, मतलब सदस्य एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। फिर है संचार, यानी बातचीत, विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, अंतर संबद्धता और संचार। फिर आता है लगाव, सदस्यों के बीच का वो भावनात्मक जुड़ाव या कह लीजिए एकजुटता। चौथा है विरोध, यानी असहमति या टकराव। अच्छा, विरोध भी। आगे। पांचवा है निर्माण करना, मतलब ग्रुप का ढांचा कैसे बनता है। फिर छठा नेतृत्व, यानी लीडरशिप। सातवां है निर्णय करना, मतलब फैसले कैसे लिए जाते हैं। नेतृत्व और निर्णय करना, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर आठवां है सिद्धांत, यानी ग्रुप के अपने नियम, कायदे। नौवां है सामाजिक नियंत्रण, मतलब ग्रुप इन नियमों को बनाए कैसे रखता है। ओके, सिद्धांत और सामाजिक नियंत्रण। और आखिरी 10वां है समूह विकास, यानी समय के साथ ग्रुप कैसे बदलता है, कैसे विकसित होता है। हाँ, तो ये 10 आयाम हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ, यही सबसे दिलचस्प बात है। ये सब प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं, एक दूसरे पर असर डालती हैं। जैसे आपने कहा संचार, है ना? हाँ। तो अच्छा संचार होगा तो सदस्यों के बीच वो अंतर संबद्धता और लगाव, वो जुड़ाव मजबूत होगा। सही बात है। और नेतृत्व और निर्णय करना, ये ग्रुप की दिशा तय करते होंगे। बिल्कुल। लीडरशिप कैसी है, फैसले कैसे लिए जा रहे हैं, इसी से पता चलता है कि ग्रुप किधर जा रहा है। और वो विरोध वाली बात आपने कहा, वो भी एक आयाम है। वो थोड़ा मतलब नेगेटिव नहीं लगता। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि भाई विरोध तो बुरी चीज है, लेकिन सिद्दीकी का कहना है कि ये स्वाभाविक है, हर ग्रुप में होता है। अच्छा। हाँ, और अगर इसे ठीक से, मतलब कंस्ट्रक्टिव तरीके से संभाला जाए तो ये ग्रुप के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। कैसे फायदेमंद, कैसे? देखिए, जब विरोध होता है तो कई बार छिपी हुई समस्याएं या अलग अलग राय सामने आती हैं, है ना? हाँ, ये तो है। और जब सब मिलकर उसका हल निकालते हैं तो उससे नई चीजें सीखने को मिलती हैं, नए आइडियाज आते हैं, और वो जो आपसी लगाव है ना, वो शायद और मजबूत हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये सोचने वाली बात है। दबे हुए विरोध से तो बेहतर ही है कि बात सामने आ जाए। बिल्कुल, दबा हुआ विरोध तो अंदर ही अंदर ग्रुप को खोखला कर सकता है।
और फिर वो सिद्धांत और सामाजिक नियंत्रण, यानी ग्रुप के अपने नियम और उन्हें लागू करने का तरीका। जी, सिद्धांत मतलब वो अनकहे नियम कि भाई ग्रुप में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, जैसे मीटिंग में टाइम पे आना है या एक दूसरे की बात सुननी है। हाँ, समझ गया, अनरिटन रूल्स। बिल्कुल। और सामाजिक नियंत्रण वो तरीके हैं जिनसे ग्रुप ये पक्का करता है कि सब इन नियमों को माने, तारीफ करके या टोक कर या थोड़ा दबाव बनाकर। इससे ग्रुप में एक स्थिरता बनी रहती होगी। हाँ, स्थिरता और एक तरह की पहचान भी बनती है ग्रुप की। इसी से जुड़ा है वो निर्माण करना वाला आयाम। निर्माण करना, इसका मतलब सिर्फ ये है कि कौन बॉस है, कौन टीम मेंबर, या कुछ और भी? नहीं, उससे ज्यादा है। इसमें औपचारिक भूमिकाएं तो हैं ही, पर साथ ही अनौपचारिक नेटवर्क भी हैं। कौन किससे बात करता है, किसके पास असल में पावर है, सदस्य एक दूसरे पर कितने निर्भर है, ये सब मिलकर ग्रुप का ढांचा बनाते हैं। अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर तय करता है कि ग्रुप असल में चलेगा कैसे? बिल्कुल, जानकारी कैसे बहेगी, फैसले कौन प्रभावित करेगा, ये सब। एक सवाल मन में आ रहा है, क्या कभी नेतृत्व और सामाजिक नियंत्रण में टकराव हो सकता है? मान लीजिए लीडर कुछ नया करना चाह रहा है, पर ग्रुप के जो पुराने नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, वो अड़े आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ऐसा अक्सर होता है। बिल्कुल, लीडर बदलाव लाना चाहता है, लेकिन ग्रुप के सदस्य या उसके स्थापित नियम वो तैयार नहीं होते। यहीं पर लीडरशिप की असली परीक्षा होती है। तो फिर? तो लीडर को या तो ग्रुप को समझा बुझाकर साथ लाना होता है, या फिर नियमों को बदलने की प्रक्रिया शुरू करनी होती है। ये सब ग्रुप के विकास और निर्णय लेने की प्रक्रिया से गहरे जुड़े हुए हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण सोचें। मान लीजिए एक टीम है जहां संचार तो खूब है, लोग बातें बहुत करते हैं, ठीक है, पर वो जो लगाव वाली बात थी, आपसी जुड़ाव, वो कम है। तो सिद्दीकी के हिसाब से क्या दिक्कतें आ सकती हैं? ऐसे में क्या होगा कि शायद जानकारी तो इधर उधर हो जाएगी, पर जब कोई मुश्किल आएगी टीम बिखर सकती है। अच्छा। क्योंकि वो एक दूसरे का साथ देने वाली भावना, वो भरोसा कमजोर होगा। शायद विरोध भी ज्यादा नुकसानदेह हो जाए और मिलकर फैसले लेना भी मुश्किल होगा, क्योंकि वो साझा मकसद वाली फीलिंग नहीं होगी। समझ गया। तो ये 10 आयाम मिलकर ही ग्रुप को पूरा बनाते हैं। कोई एक कमजोर हुआ तो असर सब पर पड़ता है। बिल्कुल, ये सिर्फ लोगों का झुंड नहीं है, ये एक पूरा डायनामिक सिस्टम है। अंतर संबद्धता से लेकर समूह विकास तक सब एक दूसरे से जुड़ा है। तो ये थी सिद्दीकी की किताब से समूह प्रक्रिया के 10 आयामों की एक झलक। काफी कुछ सोचने को मिला। हाँ, और इसे समझने के बाद श्रोताओं के लिए शायद एक सवाल छोड़ सकते हैं हम। हाँ, बिल्कुल। अपने अनुभव वाले समूहों को याद करके सोचें, दफ्तर, दोस्त, परिवार के इनमें से कौन सा आयाम आपको सबसे ज्यादा असरदार लगता है और क्यों? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद इससे हम अपने आसपास के ग्रुप्स को और बेहतर तरीके से समझ। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।